प्रेजेंटेशन बताता हूँ। तो उसमें क्या था कि उसमें ना सर एक कोई एज अ कस्टमर करके लगेगा। जैसे कल सुरेंद्र सर ने कहा था ना मुझसे एज अ कस्टमर और एजेंट, तो एक कोई भी चलेगा। सुरेंद्र को ही ले लो ना। सुरेंद्र जी आप कस्टमर बन जाओ। हाँ हाँ चलेगा। सुरेंद्र जी है कि नहीं है यार, दिखाई नहीं दे रहा। सुरेंद्र जी आप हो? शायद नहीं हो। दत्ता, दत्ता हो? विजय? हाँ आहे सर। हाँ सर, विजय कस्टमर बन सर। ठीक है राहुल चालू कर। हाँ हाँ ठीक है, वीडियो चालू कर दूंगा। हिंदी में? हाँ हाँ। हाँ हाँ ओके। ठीक है। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन जो है ना, मतलब पूरे टीम को बताना चाहता हूँ कि वो जो हमारे डीओ ने बनाया था ना, वो प्रेजेंटेशन नॉर्मली है, ठीक है। मतलब प्लान आप एक्सक्यूज मी सर। सुनोगे ना। राहुल राहुल एक मिनिट। एक्सक्यूज हाँ मी सर। हाँ बोला। सर सर ऍक्च्युली तुमच्या टीम मधलं कोणी असेल ना तर बघा, कारण काय माहितीये का हे प्रेझेंटेशन आमच्या दोघांनी भरपूर वेळा झालंय, मग ते ओके। हे होईल, त्या नितिन। नवीन नवीन काहीतरी होईल. नितिन, नितिन। और कोई है? नितिन, दत्ता, सुरेंद्र आले तर सुरेंद्र, सुरेंद्र। जस्ट अ मिनिट, सुरेंद्र जॉइन होत आहेत. हाँ हाँ सुरेंद्र हाँ जी. हाँ सर. हाँ, तुम्ही कस्टमर बनायचं आहे. ओहो. ओके ओके, स्टार्ट राहुल. यस यस। गुड इवनिंग सुरेंद्र जी। हाँ एक्चुअली गुड इवनिंग. ये हाँ, आवाज येतोय का सुरेंद्र जी माझा? हा एकदम मस्त छान. ओके ओके ठीक है। तर आता आमचा मतलब हम लोग का बात चालू था अभी पूरे टीम के साथ। तभी मैंने उनको वही बताया कि ये जो मतलब एमडीआरटी हुआ ना, तो उसमें एक प्रेजेंटेशन था कि जो हमारे डीओ ने हमको दिया था, और उसके कारण मेरा मतलब जो बचे के 22 लाख थे ना, जो लास्ट मैंने 2 मंथ्स में किए, वो ये प्रेजेंटेशन के कारण ही किए। 22 लाख जो प्रीमियम आया मुझे, वो भी 2 महीने में। तो वो प्रेजेंटेशन राजेश सर ने कहा कि ग्रेट सर. हाँ कि ये टीम के साथ भी शेयर करो। तो उसके लिए एज अ मतलब कस्टमर, आप जैसे कल मैं कस्टमर बना था, आप एजेंट बने थे, तो वैसे एज अ मैं आज एजेंट बनूं, आप कस्टमर हो, ठीक है। ओके। गुड इवनिंग जी सर, जी सर. सुरेंद्र जी। ठीक है। हाँ आप गुड सर इवनिंग सर. अभी जैसे हमारा मीटिंग होता था राजेश सर और पूरी टीम, तो हम लोग सामने सामने बैठ के ये सब प्रेजेंटेशन पेपर ऑन पेपर लिखते थे, नॉर्मल अपना बुक में या डायरी में, ठीक है। हाँ तो सुन लीजिए पूरी टीम ये प्रेजेंटेशन। सर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं सुरेंद्र जी? ओके. बिझनेस सुरेंद्र हेलो। करता हूँ तुम्ही सर. जॉब करताय, बिझनेस करताय? बिझनेस बिझनेस ठीक है ठीक है। बिझनेस. बिझनेस यस हाँ. यस यस। अभी सर, बिझनेस हाँ अभी करता ये सर मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कुछ इश्यू नहीं आएगा उसमें, मतलब जो कंटेंट है प्रेजेंटेशन का वो सेम रहेगा, उसमें कुछ ये नहीं है। मतलब पहले इंट्रोडक्शन वगैरह, उसके लिए मैं वो नहीं बताया, घर का मतलब तारीफ करना या सब एजेंट लोग को मालूम है वो। वो स्किप. हाँ. हाँ वो ओके सब ओके स्किप फाइन. कर दिया मैं, तो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में आ गया हूँ। जैसे सर आप ओके बिजनेस ओके. करते हैं, तो जैसे भी आपको मालूम रहेगा कि कोई भी एम्प्लॉय है या कोई भी आदमी जो जॉब करता है, वो अपना उससे पैसे कमाता है, बराबर है? यस. यस। और जो वो जो पैसे कमाता है, समझो कौन से ऐसे सर काम चालू करता रहेगा अप्रोक्सीमेटली, एक कोई भी पर्सन, सॉरी सर, फिर से रिपीट कीजिए. एक कोई भी आदमी जब भी जॉब चालू करता है या बिजनेस चालू करता है, तभी अप्रोक्सीमेटली कौन से एज से चालू करता है वो काम या बिजनेस? 25 to 28. ठीक है, 25 to 28। और वो टेंटेटिव कौन से ईयर में रिटायर होता है, मतलब जो हमारे यहाँ पे अगर रिटायर होने का इंडियन एज? मेंटेलिटी
अगर इंडियन मेंटेलिटी आप देखोगे तो 60 to 65 एज में रिटायर होता है। हाँ यस, बराबर सर कहा आपने एकदम अभी कि 25 to 28 आदमी जॉब को लगता है या बिजनेस चालू करता है, और 60 में हम लोग रिटायरमेंट का एज मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको मालूम है जो पहले के गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनको पेंशन था, ठीक है, तो वहां पे पेंशन उनको 60 के बाद जब भी जॉब छोड़ते हैं तभी कंटिन्यू मिलता है उनको पेंशन। लेकिन आपका अभी जो बिजनेस है या कई के प्राइवेट एम्प्लॉय भी है, उनको भी उनकी कंपनी जैसे एनपीएस हो गया तो अकाउंट से पैसा कट होता है। लेकिन आप बिजनेसमैन हो तो आपका जो बिजनेस है तो आपको ऐसा कुछ अलग से पेंशन नहीं है, ठीक है, या आपका जैसे प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट में पीएफ कट होता है वैसा आपका पीएफ कट नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी आपका रिटायरमेंट हो जाएगा या कोई भी जनरल पर्सन का रिटायरमेंट होता है एज 60 में, समझो आपके इसमें अभी कोई रेफरेंस में कोई 1-2 साल में आदमी ऐसा है क्या जो रिटायर हुआ था अभी, या आपके अंदाज में कोई आदमी है क्या ऐसा आपको मालूम है जो अभी रिटायर हुए फिलहाल? हाँ मेरे अंकल है। तो कितना सर उनको रिटायरमेंट में फंड मिला था अप्रोक्सीमेटली? कुछ आइडिया है आपको कि इतना अमाउंट उनको मिला रहेगा? उन्होंने भले बताया नहीं रहेगा आपको, लेकिन आपको अंदाजा लगता है कि हाँ उसको इतना पैसा मिला रहेगा? का 10 या 15 लाख का कुछ। यस यस, बराबर है सर, आपने एकदम सही 10 कहा, या क्योंकि 15 मिनिमम लाख का मिला है। अमाउंट, हाँ हाँ, मिनिमम अमाउंट 10-15 लाख से होता है, और मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ भी होता है, डिपेंड अपॉन देयर सेविंग एंड पीएफ का कंट्रीब्यूशन, ग्रेजुटी, सर्विस, उसके हिसाब से उनको लमसम अमाउंट मिलता है वो। ठीक है, आपने एकदम ये सही बोला। तो अभी समझो जब भी वो रिटायर हुए तो उनको जो पैसे मिले हैं तो वो डायरेक्ट कंपनी ने ऐसे ही दिए क्या कि खाली हम लोग काम कर रहे थे हेलो तो भाई तुम हमें, हेलो सर, हेलो हेलो, राहुल जी। हाँ हाँ हाँ, यस यस, राजेश सर आवाज येत नाहीये का? येतोय आवाज, येतोय मला, येतोय आवाज, आवाज अच्छा अच्छा, माझा नेटवर्क ठीक है, इश्यू तो वाटतं। ठीक है तुम्हाला। ओके ओके, ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ कंटिन्यू तो हाँ, हाँ, तो जैसे फिर ये जो आदमी रिटायर होते हैं तो उनको जो पैसे मिलते हैं तो डायरेक्ट कंपनी ऐसे डायरेक्ट देती है क्या उनको? तो वो नहीं देती है, नहीं। क्योंकि उनको जो वहां पे जॉब करना पड़ता है, और जो हमारे पीएफ के हमारे जो सैलरी है उसमें से कुछ सेविंग करना पड़ता है, तभी जैसे इन्होंने कहा सुरेंद्र जी ने कि 10 लाख 15 लाख रुपीज मिलेंगे। तो मैं आपको अभी क्या करने वाला हूँ कि आपको आपका पेंशन का अरेंजमेंट कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको गारंटेड एज 60 में आप जब रिटायर हो जाओगे तभी मैं आपको 60 लाख रुपीज विदाउट एनी टैक्स आपके अकाउंट में टैक्स फ्री जमा हो जाएंगे, 60 लाख रुपया। 60 तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, 60 लाख मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या लग रहा है सर, समझो आज से आने वाले 25 साल के बाद आपके अकाउंट में 60 लाख रुपया जमा होना चाहिए, आपको पर ईयर कितना सेव करना पड़ेगा आपके हिसाब से? तो भी ये 60 लाख रुपया भले वो एलआईसी की छोड़ दो, भले आप बैंक में रख रहे हो या कौन से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में डालो, तो आप क्या, आपको आपके दिमाग में क्या फिगर आ रहा है कि आफ्टर 25 ईयर्स मुझे 60 लाख रुपया मिलना चाहिए, तो मेरा पर ईयर इतना सेविंग होना चाहिए? लगभग 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपए, आपने एकदम सही बोला सर, क्योंकि 2 लाख रुपए मैं सेव करता हूँ तो 25 ईयर्स में मेरा 50 लाख हो जाता है, और वो इंटरेस्ट वगैरह पकड़ के मेरा 60 लाख जमा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो 25 ईयर्स आपको कंटिन्यू जो 2-2 लाख रुपए जमा करना है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो क्या सर? नहीं, बराबर है, क्योंकि जैसे हाँ 1 साल या 2 साल या 3 साल उसमें कुछ अपने को हम भी कर भी पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ काम अपने दूसरे आ जाते हैं तो उसमें ये पैसे निकल जाते हैं, तो हम लोग विड्रॉल करते हैं तो अपने अकाउंट में पैसे रहता नहीं है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट मैं आपको है ना, आप 2 लाख सेव मत करो, मैं आपको ये 60 लाख के लिए ना आपको खाली सेव करना है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज फॉर, हाँ 1 लाख रुपीज पर ईयर, पर ईयर। ओके, ठीक है, ओके, हाँ पर ईयर आपको 1 लाख रुपीज सेव करना है। ठीक है, अभी ये समझो 1 लाख रुपया सेव किया मैंने 25 ईयर्स के लिए, तो मुझे 25 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है मेरा, और उसके अगेंस्ट 60 लाख रुपया मिल रहा है मुझे। तो आपको ये कैसा कैलकुलेशन लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, कि अच्छा लग रहा है एकदम कि मैं 25 लाख भर रहा हूँ 60? मुझे तो इसमें थोड़ा सा कुछ ये लग रहा है कि आप कहीं मेरा पैसा शेयर में नहीं तो नहीं लगा रहे हो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, शेयर में नहीं है इसका, मैं आपको जो प्लान बताने वाला हूँ या ये इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ वो गारंटेड मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा। तो ये आपको जो 25 ईयर सेव करना है वो एक्चुअली उसमें भी आपको मैं एक बेनिफिट देना चाहता हूँ एलआईसी की तरफ से, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ रहा है कि एलआईसी को ये कैसे परवड़ रहा है,
क्योंकि नॉर्मली अगर आपका कोई पुराना पॉलिसी रहेगा तो उसमें समझो अगर 25 साल का पॉलिसी है तो आपको कितना ईयर्स पैसा पे करना था? 25 साल। 25 साल। समझो 20 साल का पॉलिसी है तो 20 साल। 20 साल। अगर 15 साल का है तो 15 साल। बराबर। लेकिन ये जो 25 ईयर का पॉलिसी है ना, आपको इसमें पैसा खाली 16 साल ही पे करना है। ओके फाइन। यानी आप सोचो कि 9 ईयर्स का आपका पूरा बेनिफिट मिल रहा है, जो उसका प्रीमियम एलआईसी पे करेगी अपने अकाउंट से। यानी 1 लाख रुपए आप 16 साल के लिए भर रहे हो, यानी आपका इन्वेस्टमेंट 16 लाख हो रहा है। 16 लाख के अगेंस्ट 60 लाख रुपया मिल रहा है वाओ ग्रेट। एट द एज ऑफ आफ्टर 25 ईयर्स में। ठीक है, ये मैंने बता दिया मैच्योरिटी का। फिर क्या आएगा? एलआईसी का मेन मतलब हम लोग सोचते हैं कि एलआईसी नाम लेते हैं तो आपके सामने क्या आता है कि एलआईसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? भरोसा। भरोसा, बराबर है। जैसे एलआईसी का काम भरोसा आपने बताया, तो जैसे ये तो मैंने मैच्योरिटी का बताया कि मुझे इतना पैसा मिलेगा 60 लाख रुपीज। ठीक है, अभी इसमें इंश्योरेंस कवर भी है। इंश्योरेंस कवर क्या है कि फर्स्ट डे से 22 लाख नॉर्मल लाइफ कवर और एक्सीडेंटल 44 लाख, वो फर्स्ट डे से चालू रहेगा। आज आपका पॉलिसी नंबर आ जाएगा और बाय चांस जो पॉलिसी होल्डर है उसकी अगर परसों भी डेथ हो जाती है या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, तभी भी 22 लाख रुपीज फैमिली को दिए जाएंगे। और एक्सीडेंट से डेथ होती है 44 लाख। और ये जो 22 लाख है ना, ये तो फर्स्ट डे से है। आफ्टर ये जैसे 25 ईयर्स हो जाते हैं तो आपका लाइफ कवर जाता है 60 लाख रुपया और एक्सीडेंट जाता है 81 लाख रुपीज। ठीक है, ये लाइफ कवर का हो गया। ठीक है, और तीसरा समझो आप जो बैंक में पैसे रखते हो एफडी में, तो उसका जो रिटर्न्स मिलता है वो टैक्स फ्री है क्या टैक्सेबल है? टैक्सेबल है। टैक्सेबल है। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करते हो वो टैक्सेबल है क्या टैक्स फ्री है? टैक्सेबल है। टैक्सेबल। आप प्रॉपर्टी लेते हो तो उसका टैक्सेबल है। टैक्सेबल है। अभी ये जो 60 लाख रुपया है ना, उसमें आपको एक भी टैक्स नहीं लगेगा। अभी पक्का? समझो आपके अकाउंट, हाँ पक्का पक्का 100% सर। अच्छा। ये जो 60 लाख रुपीज है वो पूरे के पूरे टैक्स फ्री लगेंगे। आप अगर दूसरे कौन से भी इंस्ट्रूमेंट में डालते हो तो 60 लाख का आप सोचो आने वाले 25 साल के बाद आप आराम से 30% टैक्स स्लैब में जाओगे। तो 60 लाख का टैक्स परसेंट 20% भी पकड़ते हैं तो 12 लाख आपका टैक्स ही कट हो सकता है। तो उसके अगेंस्ट ये आपको 60 लाख रुपया पूरे के पूरे टैक्स फ्री मिलेंगे। ओके। ठीक है, फिर बाद में परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, अच्छा। कि अगर मैं पॉलिसी मेरा चालू है और उसमें अगर मेरा एक्सीडेंट से डेथ होता है या मेरा बॉडी डिसेबल हो जाता है, जिनके कारण मैं जो अभी काम कर रहा हूँ वो अगर काम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे आगे वाले प्रीमियम एलआईसी पे करेगी। बराबर। फिर एवरी ईयर 10% अमाउंट यानी 2,22,000 एवरी ईयर आपके फैमिली को मिलेंगे। और उसके बाद जो लास्ट में 60 लाख मिलने वाले हैं वो भी आपको 60 लाख रुपया टैक्स फ्री पूरा मिलेगा। ओके ठीक है। इसमें ठीक है। हाँ, इसमें 1 लाख साथ में ही भरना है? हाँ सर, इसमें 1 लाख का जो ऑप्शन है ना वो हमारे ऊपर है कि हम लोग 1 लाख साथ में भी भर सकते हैं, हाफ ईयरली भी भर सकते हैं, क्वार्टरली या मंथली। लेकिन आप एक साथ भरेंगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं मतलब मेरे बहुत क्लाइंट को बोलता हूँ कि आप ईयरली पेमेंट पे करो, फिर बाद में आप चाहिए तो ना मंथली का कोई बैंक में है ना आरडी निकालो। बराबर। मतलब अगर मंथली 1 लाख ईयरली हो रहा है तो 8,000 रुपया का मंथली का आरडी निकालो, तो वो जो बैंक है उसमें 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और यहाँ पे एलआईसी का प्रीमियम भी पे होगा। अच्छा, अभी मैंने ईयरली दे दिया, एक साथ में दे दिया, और अगले साल से मुझे अगर मंथली करना है तो मैं कर सकता हूँ? कर सकते, नो प्रॉब्लम सर, कुछ इशू नहीं है। अच्छा, वो हो सकता है ना? ठीक है, तो यस फिर यस यस अभी मैं 1 लाख का आपको चेक देता हूँ, अगले साल से मुझे मंथली कर दो। यस यस, नो प्रॉब्लम, चलेगा सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। ओके, ये ले लो। ठीक है, अभी ये जो, हाँ सर, इसमें अभी ये जो प्रेजेंटेशन था ना, तो ये जो मैंने और जो हमारे डीओ ने प्रेजेंटेशन बनाया था एक्चुअली, और ये प्रेजेंटेशन हमारे पूरे टीम को दिया था। ठीक है, और हाँ ये मतलब उनके दिमाग में क्या आया मालूम नहीं है, ये नॉर्मली प्रेजेंटेशन है, कुछ इशू नहीं है। लेकिन जो हमको रिजल्ट आया ना, ये प्रेजेंटेशन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। और इसमें हम लोग एक्चुअली जीवन लाभ का ये प्रेजेंटेशन देते थे, तो उनको बोलते थे 60 लाख है ना, आप एक साथ लमसम ले लो या पेंशन भी ले लो, वो डिसीजन आपके ऊपर है, वो 25 ईयर्स के बाद आपको डिसाइड करना है। बराबर है, सेटलमेंट ऑप्शन। हाँ, सेटलमेंट ऑप्शन, बराबर है। तो ये प्रेजेंटेशन का हमको बहुत ही मतलब ये मैंने तो बहुत ही ज्यादा मतलब मैं फिर क्या किया था, मुझे क्योंकि 1-2 रिजल्ट ऐसे आए ना, एक आदमी ने, मैं उनको 1 लाख का पॉलिसी मतलब ये बताया, तो वो मुझे बोलता है 1 लाख में कितना 60 लाख मिलेगा ना? बोला हाँ 60 लाख मिलेगा। बोलता है यार उस टाइम पे कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए मेरे पास। तो मैं बोला सर फिर 2 लाख करना पड़ेगा ना? हाँ, तो बोलता है 2 लाख करना। वेरी गुड। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस आया मुझे।
कि मैं उनको 1 लाख का बताया, लेकिन उन्होंने मुझे ईयरली चेक 2 लाख का दिया। वेरी गुड। और तो आपने मतलब वो आदमी बोला, आपने हाँ कुछ बोलिए। आपने कुछ ये भी किया था, सर्वे किया था एनआरआई का कुछ? हाँ हाँ, एनआरआई कॉम्प्लेक्स में है ना, जैसे मतलब ये चालू थे हमारा प्रोग्राम सब एलआईसी का, तो गणपति में हम लोग, मैंने और विजय ने जो बड़े एनआरआई कॉम्प्लेक्स, अगर न्यू बॉम्बे का कोई बंदा रहेगा, जैसे सुरेंद्र साहब है न्यू बॉम्बे के, तो उनको मालूम है एनआरआई कॉम्प्लेक्स कितना अच्छा कॉम्प्लेक्स है वो, और वहाँ पे सब ज्यादा हाई फाई लोग रहते हैं। तो वहाँ पे हमने गणपति में एक स्टॉल लिया था 5 दिन के लिए, मैंने और विजय ने। उसका भाड़ा था लगभग 11,000 रुपया 5 दिन का। ये ठीक है। दिमाग में आइडिया आया कहाँ से? ये दिमाग में आइडिया एक्चुअली क्या हुआ कि एक दोस्त ने मुझे फोन किया कि अरे राहुल, क्योंकि उसको मालूम है मैं एलआईसी करता हूँ, तो और एक दो जगह उसने देखा था कि गणपति में पांडा लगाया था करके, तो उसने कहा मुझे यार एक राहुल एक रेफरेंस आया है एनआरआई कॉम्प्लेक्स में, वहां पे अपने को एलआईसी का स्टॉल मिल रहा है। तो अगर, एक दोस्त ने उसको कहा था, तो तू इंटरेस्टेड है क्या, क्योंकि उसने मुझे कहा, नहीं तो फिर दूसरे एलआईसी वाले के पास जाने वाला है। ओके, अच्छा। तो मुझे एनआरआई कॉम्प्लेक्स तो मालूम था, तो मैं सोचा कि ठीक है कर देते। मैं उसको पूछा कितना फीस वगैरह, तो बोलते एक काम कर, तू डायरेक्ट उधर ही जा। उसका नंबर दिया मुझे। तो मैं और जो हमारे डीओ थे, डीओ ने कहा कि चल जाते अपन तुरंत के तुरंत ही, क्योंकि बोलता दूसरा जाने से अच्छा है पहले अपन जाते। तो उनको फोन किया, उनको मिले उधर, फाइनल किया, फिर वो टोकन वगैरह दे दिया। 2-3 हजार रुपया टोकन था, पहले दे दिया। फिर बाद में विजय को फोन किया मैंने, और विजय मुझे एक्सपेक्टेड था ही, विजय तो राजी है करने के लिए, क्योंकि विजय और मैं, मतलब जैसे कर सुरेंद्र सर ने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने को, तो ये हमारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट ही था। स्टॉल पे कि आपने किया क्या? स्टॉल पे हम लोग है ना, मतलब शाम को 4 बजे से लेके 10 बजे तक उनका रोज खाने का प्रोग्राम था उधर एनआरआई कॉम्प्लेक्स में। तो वहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आते थे। और वहाँ पे कैसा है, जो नॉर्मल नॉर्मल पब्लिक नहीं है, वो हाई फाई पब्लिक है। तो उसमें क्या होता था कि हम लोग उनके हाथ में पैम्पलेट देते थे ना, तो मतलब मुझे एक्सपीरियंस ये हुआ कि जैसे नॉर्मल की तो दूसरे का स्टॉल लगाता हो ना, तो साला पब्लिक है ना पैम्पलेट हाथ में लेता भी नहीं है, और ऐसा अपना मतलब ऐसा देखता है अपने तरफ कि हम लोग कोई बहुत गए गुजरे लोग हैं। लेकिन जो बराबर। बड़े लोग रहते हैं ना, वो ऐसा हाथ में पैम्पलेट लेते, फिर एकदम आराम से ओके ओके नो प्रॉब्लम, फिर पूछते अपने लिए, मतलब ऐसा झिड़कारते नहीं है अपने अपने को, ओके। या तुच्छ लेते नहीं है। बराबर। वो एक मुझे मतलब एक डर था उनके लोगों के बारे में, लेकिन एक्चुअली वहां पे एकदम डर निकल गया वो। और वेरी अपना 5 दिन में उनके साथ अच्छा ट्यूनिंग जम गया एक्चुअली, मेरा और विजय का भी। तो हम लोग खाना खाने के लिए वगैरह, वो लोग ही हमको बोलते थे यार चलो चलो अभी स्टॉल बंद करो, खाना खाने के लिए ले लो आ जाओ। तो वहां पे ट्रीटमेंट। हमको है ना 10 से 12, हाँ 10 से 12 लीड मिले वहां पे स्टॉल पे हमको। तो ओके। वहां पे हमारा हाँ 10 के 12 लीड मिले। लेकिन जो हमने बाद में मीटिंग किया ना, तो कई क्लोज हुए, मतलब ज्यादा बड़े प्रीमियम नहीं मिले उस टाइम पे, छोटे छोटे प्रीमियम मिल गए। लेकिन एक अच्छा सेल हुआ कि लास्ट वाला दिन था, तो हमने सोसाइटी से परमिशन लिया था कि वहां पे एक्चुअली 14 बिल्डिंग है और 17-17 माले का है। तो उनसे हमने परमिशन ली कि हर एक इसमें डोर में हम लोग पैम्पलेट लगाएंगे। पैम्पलेट लगाने का परमिशन ले लिया। तो पैम्पलेट लगाने के लिए क्या हो गया कि हमने सोचा कि वॉचमैन को दे देंगे, लेकिन फिर डीओ ने हमारे कहा कि वॉचमैन को मत दो, वॉचमैन देगा ना तुम पैसा दे देगा, किधर डालेगा मालूम नहीं है, अगर है तो तुम दोनों जाओ और हर एक घर पे डालो। तो मैंने और विजय ने सोचा यार करने का ही नहीं करने, क्योंकि 14 बिल्डिंग, वो भी 17 माले का। तो फिर बोला ठीक है यार अभी इतना किया है तो करते चलो। फिर उसके बाद है ना, मैंने और विजय ने आधा आधा बिल्डिंग डिवाइड कर लिया, 8-9 बिल्डिंग। और फिर उसके इधर पैम्पलेट बांटे हर एक फ्लैट में। और 4 या 5 दिन के बाद मुझे कॉल आया वो पैम्पलेट से अच्छा। कि आपका पैम्पलेट, और हमने वहां पे है ना 2 लाख के पेमेंट डाले थे। जो पैम्पलेट बनाया था ना, क्योंकि एनआरआई कॉम्प्लेक्स के हिसाब से बनाया था, तो उनको वो प्लान में थोड़ा जीवन उमंग प्लान डाला था उसमें पैम्पलेट में। ओके। तो उनको इंटरेस्ट लगा, तो उन्होंने फोन किया मुझे कि आपका पैम्पलेट मिला है मुझे, तो आप आज शाम को 7 बजे मिल सकते हो क्या यहाँ पे। तो मैं बोला ठीक है ना, मिल सकते हैं क्यों नहीं। तो फिर वो एक मीटिंग फर्स्ट जनरेट हो गया हमारा। तो उस टाइम पे हमारे डीओ को बुलाया था, लेकिन डीओ कुछ दूसरे मीटिंग में थे, तो मैं अकेला गया था फर्स्ट मीटिंग में। तो उन्होंने डीओ ने कहा कि तू मतलब उन्होंने बताया मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, या तो उनसे पहले डायरेक्ट प्लान कुछ भी मत बता, ज्यादा वो जितना पूछेंगे उतना बता, हम्म। और बाद में उनके तरफ से डेटा लेके आ जा, तो हम लोग वर्किंग करेंगे। तो फिर उनका एक अच्छा पॉलिसी क्लोज हुआ, हमारे लगभग 3 या 4 मीटिंग हुए। उनको भी मैंने फर्स्ट मीटिंग में ये जो अभी प्रेजेंटेशन बताया ना, वही प्रेजेंटेशन बताया और कुछ नहीं बताया। अच्छा। और हाँ, तो उन्होंने लगभग उस टाइम पे 2 लाख का प्रीमियम दिया मुझे, और वो भी ईयरली प्रीमियम। वेरी गुड। और उनका अभी और एक 2 लाख का प्रीमियम आने वाला है,
लेकिन अभी ये लॉकडाउन था उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन अभी वो आएगा। मतलब उन्होंने तभी कहा था कि मुझे 2 बेटे हैं, तो एक बेटे के नाम पे 2 लाख का लिया, दूसरे के बेटे के नाम पे लेना है मुझे, और उनको वो प्लान जबरदस्ती पसंद आया। और मतलब वहां पे जहाँ ब्रेक किधर हुआ मालूम है क्या? क्योंकि उन्होंने कहा कि LIC के रिटर्न कितने हैं, बहुत कम है LIC के रिटर्न। मतलब हाँ सर बहुत कम है, कितना आता है LIC में रिटर्न, मेरे को पूछा। मेरा सर 6 to 7%। बोलता है फिर यार उसमें तो ज्यादा आता है म्यूचुअल फंड में 15-20%। मतलब सर आपकी बात एकदम सही है, म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न आता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन सर ना म्यूचुअल फंड में किसका पैसा अच्छा रहता है मालूम है क्या? जो कंटिन्यू 10 साल 15 साल 20 साल वो सेव करे ना, उसका पैसा सेव रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम क्या होता है सर, किसका भी म्यूचुअल फंड है ना 3 साल के बाद 4 साल के बाद कंटिन्यू होता ही नहीं है। या आप एग्जाम्पल देख लो, और फिर उसमें ना रिटर्न कम आते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ यार मैंने भी डाला था म्यूचुअल फंड में, लेकिन कुछ नहीं, वो खाली नाम के लिए म्यूचुअल फंड है, कुछ मतलब नहीं है। बोलता है कि LIC है ना, तो भले तू अभी मेरे को जितना बता रहा है ना उससे ज्यादा मिलेगा, उसका मुझे गारंटी है तेरे से ज्यादा। एग्जैक्टली। हाँ, तो फर्स्ट मीटिंग में है ना, तो ये सोचे हमें कि मतलब ये आदमी LIC के लिए अच्छा है। हाँ, अगर आपने बोला होता था कि नहीं हमारा LIC अच्छा हाँ है, तो शायद वो आदमी नहीं करता था। हाँ, नहीं करता था, यस यस बराबर है सर। क्योंकि मुझे भी वैसा लगा बाद में कि मैंने उनको वही कहा हाँ सर LIC का रिटर्न कम है, लेकिन बोला वो 6 to 7% टैक्स फ्री है सर। और वो आदमी जो ना उसका ITR है ना लगभग 75 लाख का ITR था। क्योंकि हमने जब बाद में पेपर लिया ना तभी देखा मैंने 75 लाख का ITR, मतलब ITR में 75 दिखाया, मतलब एक्चुअल तो बहुत ज्यादा रहेगा उसका। बराबर है। क्योंकि कल कल मुझे एक फोन आया था एक मेरे एजेंट के यहाँ से, तो वो पार्टी हाँ मुझे बोल रही थी कि उसको सरेंडर करना है शांति में। तो मैंने उसको बोला कि भैया अच्छा, तुम्हारा सरेंडर करना है तो तू शांति में इन्वेस्ट ही मत कर। ओके, ऐसा मैंने उसको जो है वो सच सच बताया उसको, एंड ही हाँ रेडी। हाँ हाँ, तो ये लोग ना अपनी परीक्षा ओके, लेते हैं कि ये क्या हाँ बोलता हाँ, है, ये सच बोलता है झूठ बोलता है, ये अपनी परीक्षा लेते हैं। तो वो हम लोगों को उस पे ऊपर खरा उतरना है। अभी एक मेरा सवाल है जो हमारे एजेंट के मन में भी रहेगा कि आप दोनों मिलके काम कर रहे थे, यस यस यस, तो फिर ये 2 लाख दोनों रुपया मिलके ही प्रीमियम, काम कर रहे थे। 2 लाख प्रीमियम आपको ही मिला। हाँ 2 लाख प्रीमियम मुझे मिला, लेकिन अभी वो हमारा अंडरस्टैंडिंग हो गया था कि कमीशन शेयर करने का, तो हमने कमीशन शेयर किया, प्रॉब्लम नहीं अच्छा, है। हाँ हाँ, तो वो एक्चुअली हमारे। हमने वहां पे कैसा डिसाइड किया था, जो भी पॉलिसी होगी ना, समझो अगर 4 पॉलिसी होती है तो 2-2 डिवाइड करेंगे। लेकिन विजय का दिल बड़ा है, विजय बोला भाई तुझे प्रीमियम कम पड़ रहा है तू डाल, मैं मेरा कर लूंगा। अच्छा, वेरी गुड। तो हाँ मेरे अकाउंट पे डाला उसने। तो जय जय और वीरू की जोड़ी है आपकी। यस 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 संजय और गुरु की है। अच्छा, अभी हम अभी सुरेंद्र जी, सुरेंद्र, हाँ सर, हाँ हाँ, सर। वो कल का जो प्रेजेंटेशन इनका रह गया है ना, वो जरा लेंगे आप? हाँ, हाँ, कितना टाइम है सर अपने पास? अपने पास है 10-15 मिनट है। इज इट ओके? कोशिश करूंगा। वो अपना लास्ट का शायद पॉइंट रह गया ना, हम्म। चलेगा? ठीक है, चलेगा ना सर। ओके। करेंगे, कोशिश करेंगे सर। हाँ चलो, कोशिश करने वाले को हार नहीं होती। जब तक आप शेयर करोगे तब तक राहुल जी और आपका बात, राहुल जी आपका कंटिन्यू करो तब तक आप शेयरिंग नहीं करो ठीक है सबको। ना, जैसे हाँ मतलब मुझे क्या लगा ये सक्सेस फॉर्मूला है ना, मतलब मैं जो जानता हूँ कि मुझे एक्चुअली खुद को प्रूव करना था। क्योंकि अगर जॉब छोड़ा है तो फिर से अगर मैं ये फेल हो जाता था ना, तो मतलब मैं मेरे ही नजर में गिरता था, बराबर, तो वो मुझे होना नहीं था। बराबर। ठीक है, वो एक अच्छा लगा। और दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग, कि ओके। मतलब हमेशा पॉजिटिव थिंक करना चाहिए कि रिजल्ट जो भी आए, रिजल्ट की अपेक्षा मत करो, पॉजिटिव थिंक करो, निगेटिव होए कुछ होए। बराबर है। लेकिन फिर आप अभी अब लॉकडाउन में क्या करते हो? लॉकडाउन में अभी सर है ना कि हमारा जो काम चालू है वो अभी जूम कॉल और व्हाट्सएप वीडियो कॉल, ओके। ये इस पे ही, हाँ इस पे काम चालू है फिलहाल अभी। लेकिन बड़ी बड़ी पॉलिसी नहीं हो रही है, लेकिन समझो 2,000 रुपीज मंथली, 3,000 रुपीज मंथली, ये ऐसी पॉलिसी आ रही है। हाँ, जैसे अभी आपने परसों मुझे बोला कि 36,000 रुपीज आपका प्रीमियम आया लाभ में। हाँ हाँ यस बराबर है। तो 36,000 लाभ आया में कि 36,000। 36,000 आया कि 3,000 मंथली आया? नहीं नहीं, उसका क्वार्टरली 12,000 आया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मतलब कुछ तो काम 12,000 चल नहीं रहा ना, है। हाँ 9, हाँ 9,000। बराबर। तो और जितने मेरे LIC के क्लाइंट्स हैं ना, तो उनको मैंने पिछले मतलब ये अप्रैल से मेडिक्लेम, मेडिक्लेम भी करता हूँ तो मेडिक्लेम भी दिया। और मेडिक्लेम का मेरा लगभग अप्रोक्सीमेटली
अभी तक अप्रैल से है ना है? 7 या 8 लाख का मेरा प्रीमियम हो गया मेडिक्लेम का। ओके ओके। सुरेंद्र जी, ये कल हुआ था शायद, ये है आपके पास, मतलब रेडी है इसमें? हाँ नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं डेटा डालना होगा। राहुल जी बोलो फटाफट फटाफट, तो डिटेल्स डालो करके आगे जाए। यस यस। आ, हाँ राहुल जी, भाभी जी का क्या नाम था? माधुरी है ना? बरोबर 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 टाकलंय सर तुम्ही। डेट ऑफ बर्थ सांगा ना तुमची. 8 जानेवारी 8 जानेवारी 82। 19. 1982। वहिनीची वहिनीची सांगा. वहिनींची 15/12/84। रेवाची सांगा. रेवा 8/6/2011। ओवीची सांगा. ओवीची 26/10/2017। रिटायरमेंट एज्युकेशन था। 22 वर्ष. हाँ 6 बरोबर। लाख रुपये इयरली. हाँ बरोबर। तो 12 वर्ष 25 लाख तुम्ही बोलला होता सर. हाँ बरोबर बरोबर बरोबर। मॅरेज। किती 10 10 लाख लाख। बोललो होता ना सर? हाँ हाँ बरोबर बरोबर। सुनील साहेब म्हणजे मेमरी स्ट्रॉंग आहे एकदम। मग असं असायला पाहिजे ना, एमडीआरटी एजंटला असं असायला प्रीमियम पाहिजे. तर पैसे यायचे आहेत ना, द्यायचे असले कदाचित विसरलो असतो. बरोबर आहे. अच्छा ठीक आहे, हे आपण इथपर्यंत पाहिलं होतं. हा, हे पाहिलं तर पुढे जाऊ. येस। ओके, आपण रिस्क मॅनेजमेंटला आलो होतो इथे. हा, इथे रिस्क राईट. मॅनेजमेंटला सर तुम्ही बोलला होता की 10 लाखाचं लोन आहे बरोबर आणि 15,000 रुपये तुम्ही रेंट पे करताय ना? बरोबर। ओके. आणि इकडे 40,000। 40,000 रुपये तुमचा खर्च आहे. हम्म, म्हणजे 80 लाख तुमचा खर्च आहे आणि ते 15 लाख रुपये तुमचा ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस आहे. पण इमरजेंसी बरोबर। फंड म्हणजे काय सर, कि आपको जो महीने का खर्चा होता है 40,000 रुपया, कम से कम आपके अकाउंट में 6 महीने का जो एक्सपेंसेस है महीने का, उतना फंड अवेलेबल होना की जरूरत है. जैसे कि ओके 40,000 इंटू अगर 6 करते हैं तो 2,40,000 रुपये आपके अकाउंट में होना जरूरी है. ओके ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 93,90,000. हम सर ओके एसेट्स के और चलते हैं कि देखते हैं कि आपने इतने सालों में कितने एसेट्स आपने क्रिएट किए आपके फैमिली के लिए. तो आज के डेट में सर कैश एट बैंक बैलेंस कितना होगा आपका? कैश 1 लाख। ओके. फिक्स डिपॉजिट कितना होगा? फिक्स डिपॉजिट रहेगा 3-4 लाख। 3 3 या 4 lakhs। लिखो. 3। 3 लैक्स. पीपीएफ कितना होगा? पीपीएफ नहीं है। नहीं है. ओके. म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है सर आपकी? नहीं म्यूचुअल फंड में नहीं है। ओके. शेयर्स और डिबेंचर में? नहीं। इंश्योरेंस कितना है सर आपका? इंश्योरेंस मतलब कितने की पॉलिसी हो क्या? टोटल इंश्योरेंस कितने का है? टोटल इंश्योरेंस मेरा एक टर्म इंश्योरेंस एक मतलब 1.2 करोड़ का है। ओके. टर्म इंश्योरेंस 50 लाख का है और बाकी का ये है दूसरा है। एक तो टोटल 50 लाख आपका खुद पकड़ लो। का 1,20,00,000. 1 हाँ। करोड़ 20 लैक्स. हाँ सुरेंद्र आपल्याकडे 10 मिनिटं येतात. ओके. कुछ अदर एसेट्स है सर आपकी, या कुछ अदर रेंटल इनकम आ रही है वहां से? रेंटल इनकम एक फ्लैट से आ रही है। कितना है सर? 10,000 रुपीज पर मंथ। ओके. तो 10,000 रुपीज पर मंथ.
कुछ एग्रीकल्चर इनकम है सर? नहीं नहीं। ओके सर, बहुत अच्छा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 93,90,000 की है, और आपने जो एसेट्स बना के रखे हुए हैं आपके, तो 1.24 CR की है। तो पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ सर कि इतने सालों के मेरे करियर में कुछ ऐसे गिने चुने लोग जो है जिनका इंश्योरेंस जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा है, यानी इंश्योरेंस को आप जानते हो। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा सर। तो आपके साथ प्लानिंग करने में मुझे बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, यस। ठीक है? तो रिस्क एटीट्यूड सर, थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा कि आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है, इंक्लूडिंग आपका EMI वगैरह? आपने 40,000 तो बता दिया, EMI वगैरह सब मिला के आपका खर्चा कितना है? एक 75,000 पर मंथ। 75,000। कुछ अदर एक्सपेंसेस वगैरह है क्या सर, जैसे कन्वेंस है या कुछ और? नहीं नहीं। कुछ नहीं है। तो इनकम कितना है सर आपका मंथली मंथली इनकम? एक टेंटेटिव 1 लाख रुपया बोल सकते हैं, 1 लाख या 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए लिखूं सर? हम्म। अदर सोर्स से कुछ इनकम आ रहा है, जैसे आपने बताया वहाँ पे रेंटल आ रहा है 10,000 रुपया, तो मैं ऐड करूँ इसमें, हाँ। या आपने 1.5 लाख में ऐड किया है? नहीं, हाँ नहीं, 1.5 लाख के अंदर ऐड है वो। ओके, यानी यहाँ पे 1,40,000 कर देता हूँ, हम्म। और यहाँ पे मैं 10,000 रुपीज पर मंथ का कर देता हूँ। सर अगर आप ओके। देखोगे कि आपका खर्चा जो है वो 75,000 है, हम्म। और आपका इनकम जो है ना सर 1,50,000 है, तो अपने पास इन्वेस्टेबल अमाउंट जो है वो 75,000 पर मंथ आ रहा है। इज इट ओके। ओके? 75 आ रहा है, लेकिन वो बचता नहीं है कभी। नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना सर, आपको वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपका खर्चे कितने हैं, मुझे बताना है। एक्चुअली मुझे जानना है कि आप कितना अमाउंट जो है आपके ओवी की शादी के लिए या एजुकेशन के लिए या रेवा के एजुकेशन के लिए कि आप बचा सकते हो। तो 75,000 आपने बता दिया कि महीने का खर्चा है आपका, तो इसके अलावा और कुछ ओके। खर्चा है क्या तो आपका? आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम रहेगा या बाकी कुछ रहेगा ना जहां पर आप इन्वेस्ट करते हो? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो कुछ ठीक तो है, ये 7 बराबर है। वो अपना फिर ये अपना एक्सपेंडिचर है ना, एक 1 लाख रुपीज पकड़ लो आप ये इनकम नहीं, या खर्चा एक्सपेंसेस? एक्सपेंडिचर। हम्म। तो भी 50,000 रुपया है। तो भी सर 40,000, फिर भी 40,000 रुपया है आपके पास। फिर भी 40,000 रुपया सर आपके पास बचता है। ओके। 50,000 रुपया आपके पास बचता है। ओके। और आप कहते हैं बचता तो नहीं है, तो जाता कहाँ है? तो आप बोलते हो कि बचता नहीं है, तो उससे जाता कहाँ पे? तो फिर ओवी के एजुकेशन के लिए अगर मैं कुछ आपको प्लान बताऊं, तो आपके हिसाब से आप 50,000 रुपये पर मंथ का कर सकते हो? 50,000 नहीं है, समझो एक बच 10 या 15 हजार तक कर सकता हूँ। ओके सर, फिर मुझे एक आपको एज एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको मुझे थोड़ा गाइड करना होगा, आपको बताना होगा कि जो भी आपके हम्म। एक्सपेंसेस और जो भी खर्चे हैं ना सर, एक आप हाँ। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं तो उसको मेंटेन करते रखना जरूरी है। तो ओके। आपको पता चलेगा आप एक्चुअली आगे चल के 15 या 20 साल के बाद आपको किस तरह से उसको सेविंग करना है, कितना अमाउंट रखना है। तो एक ओके। नॉर्मल अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 20,000 रुपये आपके आप इन्वेस्टेबल अमाउंट है आपका, जो आप ओवी के एजुकेशन के लिए और रेवा के एजुकेशन के लिए बचा सकते हो साइड में। सर रेवा हम्म। के एजुकेशन के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप 100% गारंटेड में जाना चाहोगे या आप रिस्क ले सकते हो? अगर आपके पास मान लो कि 1 लाख रुपया है और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो 100% गारंटी में जाओगे, या रेवा के एजुकेशन के लिए या शादी के लिए आप वो कुछ रिस्क ले सकते हो उसमें से कुछ अमाउंट का? रिस्क मतलब एजुकेशन में तो 100% गारंटेड में जाना पड़ेगा, ओके, या तो फिर पहला हम लोग 80-20 कर सकते हैं। हाँ, पहला हम लोग तो कि- जो रेवा का एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। और एग्जैक्टली सर हम्म। आपने जैसे बोला कि 100% मैं गारंटेड में जाना चाहूंगा, वहाँ पे मैं इनके एजुकेशन या शादी के लिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, तो डेफिनेटली तो मैं जो भी आपको यहाँ पे प्लान बताऊंगा वो 100%
गारंटेड वाले ही प्लान हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके तो हम लोग देखेंगे कि आपने जो हमें बता दिया कि रिटायरमेंट के लिए आपको 22 साल के बाद 6 लाख रुपए चाहिए। एजुकेशन रेवा का है 25 लाख का, जो आपने पहली प्रायोरिटी बता दिया है। फिर 12 साल के बाद यानी आपको आज का जो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 25 लाख रुपए है, और एजुकेशन है ओवी का, उसके लिए भी आपको 25 लाख ही चाहिए। और मैरिज पे भी आपने बात किया है कि 10 लाख रुपए चाहिए 16 साल के बाद। ओके सर, बरोबर आहे फिगर्स? हा बरोबर बरोबर आहे. आपल्याकडे 3 मिनिटं आहेत बरोबर है। हा हाँ, तो सर हम लोग अभी देखेंगे कि आपने जो भी अमाउंट बताया यहाँ पे 25 लाख रुपया रेवा के एजुकेशन के लिए, ये 12 साल के बाद 8% का हम लोग इन्फ्लेशन रखते हैं कि इन्फ्लेशन 12 साल के बाद इसकी अमाउंट कितनी होगी। तो थोड़ा हम लोग एक अपने पास चार्ट है सर, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में ये इन्फ्लेशन अगर 8% रहता है एजुकेशन में, तो आने वाले समय में 25 लाख का कितना अमाउंट होगा, ओके ताकि आपको भी उस तरह का प्लानिंग करना बहुत अच्छा, यानी आपके लिए मददगार रहेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 8% यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहा है ना सर 8%? हाँ यस यस दिखाई दे रहा है. ओके हाँ, 12 साल के बाद 12 साल का जो आपने टर्म बताया, तो 12 साल के बाद कितना हो रहा है सर, यहाँ पे कितना फैक्टर आ रहा है, आप बता सकते हो सर? 2.182 2.51. 2.5182 ओके, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कि टेबल ए में 251882, तो उसका फ्यूचर जो वैल्यू है जो 25 लाख जो लगने वाले हैं शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, उसका जो फ्यूचर वैल्यू है 12 साल के बाद, वो 8% के इन्फ्लेशन से उसका जो अमाउंट होगा 62,95,425। वेरी गुड वेरी गुड ओके सर यस यस राहुल जी? कितना लगेगा? हाँ यस हाँ, यानी 25 Yes, लाख जो इतना अभी लगेगा? आप, हाँ 25 इतना लाख जो लगेगा अभी आप भैया, 25 लाख जो अभी आज बोल रहे हो सर, 12 साल के बाद 8% के इन्फ्लेशन से 62,95,000 वो लगेगा। ये हिसाब से आपको उनका एजुकेशन का प्लानिंग करना होगा। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे ओवी का एजुकेशन के बारे में। नहीं सुरेंद्र कि वो अभी स्टॉप करो, सुरेंद्र स्टॉप करो अभी, क्योंकि 1 मिनट रह गया अपने पास। मैं ये श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि ये सारा जो टेबल जो सुरेंद्र जी ने दिखाया ना, ये टेबल आपको धीरज सर का जो क्लासेस है उसमें मिलता है, और बहुत सिंपल वे से बनता है वो, ठीक है। मैं एक सेशन सुरेंद्र जी का सिर्फ इस पे रखने वाला हूँ, कभी वो मैं बाद में बताऊंगा। सो राहुल जी और सुरेंद्र जी और बाकी सारे श्रोताओं जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बिकॉज ऑफ यू टुडे स्टेशन इज सक्सेसफुल। ओके, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक्स थैंक यू सर. थैंक यू। और ये गोल्ड फाइंडर का सर ये जो शीट है ना सर, हाँ बहुत बहुत इफेक्टिव शीट है। यस जो हम जो सोचते हैं ना उसके कितने, यानी अपने जो सोचने के बियॉन्ड ये जा रहा है कि प्रीमियम जो हम लोग सोच रहे हैं कि यार इतना ठीक है 25 लाख या मैक्सिमम कितना होगा 30 लाख 35 लाख, मगर ये शीट जो है ना बहुत इफेक्टिव होता है। बैंक के साथ अपने हम लोग बात करते हैं। अपने ग्रुप में अभी मीटिंग में जिसने भी नहीं किया होगा ना, उसको करना चाहिए, बहुत इफेक्टिवली काम करेगा वो। यस सर, हम लोग लेंगे, वापस लेंगे एक बार। ओके, थैंक यू ओके, थैंक यू ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।